कॉस्ट सेंटर हमने बात की थी, फैक्ट्री के डिपार्टमेंट्स होते हैं। एलोकेशन हमने कहा था हम उन कॉस्ट की करते हैं जो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होती हैं। अपोर्शनमेंट हम उन कॉस्ट की करते हैं जो ज्वाइंट होती हैं। बेटा नेक्स्ट वन। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जॉइंट कॉस्ट की तकसीम के लिए हमें कोई अप्रोप्रिएट बेस सिलेक्ट करनी पड़ती है और वो बेसिस हमें क्वेश्चन में जॉइंट कॉस्ट के साथ एक बेसिस की डिटेल दी जाएगी, पॉसिबल बेसिस की। उनको हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस कॉस्ट को कौन सी बेस सूट करती है। जी, जैसे कल हमने कहा था रेंट के लिए शायद एरिया इज़ एन अप्रोप्रिएट बेस। फिर मैंने आपको हीटिंग एंड लाइटिंग की एक मिसाल दी थी कि हो सकता है उसके लिए अगर सिर्फ एरिया अवेलेबल है तो एरिया कैन बी यूज्ड एज अ फेयर बेस, लेकिन अगर हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए एरिया के साथ साथ वॉल्यूम भी अवेलेबल है तो वॉल्यूम इज़ अ बेटर बेस। हमें ये लॉजिकली थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सोच के फैसला करना पड़ेगा। वी मे कम अक्रॉस सम कॉस्ट जो हमने इससे पहले कभी क्लास में ना देखी हो, एग्ज़ाम में हमें नज़र आ जाए, हमने घर में प्रैक्टिस में ना देखी हो, एग्ज़ाम में नज़र आ जाए। बट इसका मतलब ये नहीं कि कॉस्ट नहीं आ गई है तो हमें अनसीन चीज़ आ गई है तो हम उससे डर जाएं। असल चीज़ जो आपको जहन में बैठानी है कि पेपर पास करने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू डील विद अनसीन सिनेरियोज। ये चीज़ ज़रा जहन में पैदा कर लीजिए। नॉर्मली जो हमारा इशू होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम सीन सिनेरियोज को डील करने के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं कि हम इतने सिनेरियोज देख लें कि एग्ज़ाम में हमें देखा हुआ सिनेरियो आए। ये कहीं ना कहीं हमारी ट्रेनिंग में प्रैक्टिस के पीछे चल रहा होता है। तो इस चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ, जहन से निकालना है। हमने अपने जहन को क्या सोच के तैयार करना है कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर हैंडलिंग अनसीन सिनेरियोज। अनसीन सिनेरियोज आएंगे, बी प्रिपेयर्ड। और हमें ये एबिलिटी, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि अनसीन सिनेरियोज को हम हैंडल कर सकते हैं। और इसीलिए मैं कल शुरू से पहले लेक्चर में भी कहा था, कल भी मैंने कुछ बच्चों को एम्फसाइज किया कि यू नीड टू फोकस ऑन द प्रिंसिपल्स, कि भाई असूल क्या होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है। रादर कि लकड़ी डायरेक्ट कॉस्ट होती है और तेल इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, इसको नहीं याद करना हमने। हमें डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन याद करनी है, इनडायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन याद करनी है। हमें ये देखना है कि हम किसी कॉस्ट को डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है जज करने के लिए कैसे सोचते हैं। हम इस पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में हमें कोई नई आइटम ऑफ कॉस्ट आ सकती है जो उससे पहले हमने ना डिस्कस की हो। तो हम तो यही सोचते रह जाएंगे ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, मैंने तो कभी देखी नहीं है। बजाय इसके क्या हम बेस पे जाएं, व्हाट इज द डेफिनेशन, हाउ टू थिंक, हाउ टू वैल्यूएट दिस कॉस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हम मेमोरी में कहीं खो जाएंगे, भाई इसको किसी सवाल में मैंने देखा था, नहीं देखा था, देखा था तो ये क्या थी। दिस वोंट हेल्प। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको मेमोरी नहीं, अपने जहन की एनालिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करना है, सोचने की आदत डालनी है। जनरली स्टूडेंट की टेंडेंसी होती है जनरली कि सोचने से जान छूट जाए। बस दो चीज़ों, ग्रे, काला और सफ़ेद का फ़र्क पता लग जाए, हमें ग्रे में से ब्लैक एंड वाइट ना करना पड़े। लेकिन अगर आपको ब्लैक एंड वाइट की पहचान करने की, ग्रे में से ब्लैक को लादा, वाइट लादा करने की आदत नहीं होगी तो आप पेपर पास नहीं कर सकोगे। अगर आप, हो सकता है शायद CMA कर भी जाओ किसी तरह धक्के से, आगे जो BFD करना है ना, CFAP 4, वो इससे 10 टाइम्स टफ पेपर आने वाला है। वो तो आप भूल जाओ कि आप कभी ज़िंदगी में भी कर पाओगे अगर आपने रट्टे के सर पे चलना चाहा। यू हैव टू गो फॉर द बेसिक्स। और आप समझिए कि मैं अगर आपसे जो यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ तो मेरा CMA तो टारगेट है ही है इंशाअल्लाह। मेरा ये भी टारगेट है कि आप जब BFD में जाओ तो BFD भी आपको लगे कि ये तो बहुत आसान सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप अभी से, मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि आप रट्टे की तरफ चले कि ये काला है, ये सफ़ेद है, बस याद कर लो, जो ग्रे आए उसकी भी कहीं से पूछ लो, काला कौन सा, सफ़ेद कौन सा है, सोचना नहीं है, तो फिर आपसे शायद ये सब्जेक्ट निकल जाए 2-3 अटैम्प्टों में धक्के से, लेकिन BFD नहीं कभी निकलेगा। और अल्टीमेट एम आपको ज़हन में रखना है, योर टारगेट इज़ नॉट जस्ट टू पास दिस CAF 8, योर टारगेट इज़ टू क्वालिफाई फाइनल्स CA एग्ज़ाम। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आपका मकसद है,
उसके हिसाब से इंशाअल्लाह आपको लेके चलना है चीज़ों को। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड डिस्कस कर लूँ कि हमने ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट में तकसीम करना क्यों शुरू किया था, सिस्टमैटिक प्रोसेस की में ज़रूरत क्यों पेश आई थी। डिस्कशन कल हमारी शुरू हुई थी इस डिटेल में जाने से पहले कि ओवरहेड कॉस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस जो है, कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी बना सकती है, जिसकी वजह से हर प्रोडक्ट का ओवरहेड कॉस्ट मे नॉट बी द सेम, और कंपनी में प्रोडक्शन में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इस्तेमाल होने की वजह से देयर आर सर्टन प्रोडक्ट्स जो डिपार्टमेंट ए बी में से गुजरती हैं, देयर आर सर्टन प्रोडक्ट्स जिन पे काम ए बी सी तीनों में काम हो रहा होता है। तो हम ये पूरा प्रोसेस जिसमें हम तमाम कॉस्ट को कॉस्ट सेंटर में तकसीम करते जा रहे हैं, ओवरहेड्स को कॉस्ट सेंटर में तकसीम करते जा रहे हैं, इसके अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज कि हम तमाम कॉस्ट को कॉस्ट सेंटर्स में तकसीम कर दें, डिपार्टमेंट में तकसीम कर दें, और फिर जिस डिपार्टमेंट ने जितने प्रोडक्ट्स पे काम किया है, जितने यूनिट्स पे काम किया है, हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को यूनिट्स प्रोड्यूस्ड उस डिपार्टमेंट ने जितने यूनिट्स बनाए हैं उन पे तकसीम किया जाए। ठीक है जी, मैं दोबारा बात करता हूं कि हमने कहा था परसों जो डिस्कशन थी, जिसका प्रॉब्लम कल हमने चैलेंजेस डिस्कस किए कि भाई अगर सारे ओवरहेड इकट्ठे रखेंगे ना, पूरी फैक्ट्री में 4-5 डिपार्टमेंट हैं, सबके ओवरहेड्स इकट्ठे कर दें, टोटल ओवरहेड डिवाइड विद टोटल प्रोडक्शन कर दें, तो चैलेंज आ गया था। प्रोडक्ट्स तो एक से ज़्यादा होती हैं, सबका खर्चा बराबर नहीं हो सकता, किसी पे कम टाइम लगा, किसी पे ज़्यादा लगा, तो खर्चा कैसे बराबर हो सकता है उन पर। दूसरा प्रॉब्लम हमने कहा था भाई कंपनी में तो कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये तो सारा खर्चा टोटल जो हम ले रहे हैं ये तो 4 डिपार्टमेंट का खर्चा है, तो कुछ प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट 1-2 में जाएंगी, कुछ डिपार्टमेंट 1-2-3 में भी जा रही होंगी, तो इनका खर्चा बराबर नहीं हो सकता। किसी डिपार्टमेंट में खर्चा कम लगता है, किसी में ज़्यादा लगता है, कुछ डिपार्टमेंट में ओवरहेड का खर्चा कम है, कुछ डिपार्टमेंट में ओवरहेड का खर्चा ज़्यादा है। अगर सारे ओवरहेड इकट्ठे कर दें और सारे ओवरहेड्स हम इकट्ठे करके सारी प्रोडक्ट में तकसीम कर दें तो दिस विल नॉट बी फेयर, ये फेयर नहीं है। हमारा मकसद क्या है कि भाई प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो ओवरहेड हम ऐड करें, इनडायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट जो ऐड करें, इट शुड बी फेयर, कि जितना टाइम उस प्रोडक्ट पे लगा है उसका फेयर हिस्सा होना चाहिए उसके टाइम के हिसाब से। लेकिन अगर हम उस बेसिक फार्मूला के तहत जिसमें हमने सारे ओवरहेड इकट्ठे करके सारे यूनिट से डिवाइड कर दिया तो वो फेयरनेस लैक कर जाती है। उसी फेयरनेस को लेने के लिए हमने कहा जी आप कॉस्ट को पहले सारे डिपार्टमेंट में बांट दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब कॉस्ट सारे डिपार्टमेंट में तकसीम हो जाएगी फिर हम देखेंगे किस डिपार्टमेंट ने कितने यूनिट्स पे काम किया, किसने सिर्फ ए पे काम किया, किसने ए और बी दोनों पे काम किया। तो जिस डिपार्टमेंट ने जितनी प्रोडक्ट्स पे काम किया होगा हम उसकी कॉस्ट उन्हीं प्रोडक्ट्स में तकसीम करेंगे। अगर थर्ड डिपार्टमेंट ने सिर्फ बी पे काम किया है तो थर्ड डिपार्टमेंट की कॉस्ट सिर्फ बी में तकसीम होनी चाहिए। अगर पहले डिपार्टमेंट ने ए और बी दोनों पे काम किया है तो पहले डिपार्टमेंट की कॉस्ट ए और बी में दोनों में तकसीम होनी चाहिए, यूजिंग सम फेयर बेसिस। उस पर भी हम आएंगे बात, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो हमने कहा था कि क्या है, मैं स्कोप क्या है इस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का, कॉस्ट को डिपार्टमेंट में तकसीम करने का, वो मैंने आपसे शेयर किया कि डिपार्टमेंट में हम कॉस्ट क्यों तकसीम करने चले थे। जी कोई सवाल यहाँ तक किसी बच्चे के जहन में, कोई एम्बिग्विटीज प्रोसेस को समझने में? क्योंकि प्रोसेस हमें समझ में होगा तो फिर हम उसको बेहतर अंदाज में उसकी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकेंगे आगे अल्टीमेटली कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में। जनाब दोनों पे टाइम फ़र्क लग रहा हो, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा, जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए हम आगे चल रहे हैं, वो भी स्टेप हमने भी ऐड करने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जो अब टाइम फ़र्क है, एक प्रोडक्ट पे कम टाइम लग रहा है, एक पे ज़्यादा लग रहा है, तो डेफिनेटली हमें कोई ऐसा मेथड चाहिए जिस मेथड से जिस प्रोडक्ट पे कम टाइम लग रहा है उसको कम खर्चा लगे, जिस प्रोडक्ट पे ज़्यादा टाइम लग रहा है उस पर ज़्यादा खर्चा तकसीम हो। वो हम बेस पे जब आएंगे, जो कि हमारा अभी हमने 3 स्टेप किए हैं, 4th स्टेप, जब 5th स्टेप पे आएंगे, 5th स्टेप में हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। फिलहाल आपका पॉइंट वैलिड है, वो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जिस प्रोडक्ट पे टाइम कम लगा है उसको कम खर्चा हिस्सा जाएगा उसके, जिस प्रोडक्ट पे टाइम ज़्यादा लग रहा है उसको ज़्यादा खर्चा उसके हिस्से में आना चाहिए। वो कैसे हो पाएगा, उसको हम टाइम से लिंक करेंगे, कैसे लिंक करते हैं उस पर बात करेंगे।
स्टेप नंबर 5 में। एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल जी? अच्छा जी, फिलहाल हमारे पास जो एक चैलेंज आया, कल हमने जो एक आखिरी इलस्ट्रेशन आपने की थी, दैट वाज इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपने मुझे 4 डिपार्टमेंट, मशीनिंग, असेंबली, रिपेयर्स एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये 4 डिपार्टमेंट हैं जिनमें आपने ख़र्चों को तकसीम किया था। वो ख़र्चों की ज़रा डिटेल मुझे बताते हैं एक बार फिर, ज़रा मेरे सामने आ जाए। $35,100, 24, 600, 13, 12350, 12350, 1500। अच्छा जी, ये आपने ख़र्चों की डिटेल आपने शेयर की। आपने कॉस्ट को जब डिपार्टमेंट में तकसीम किया तो ये हमारे पास कॉस्ट डिपार्टमेंट में तकसीम होकर आ गई। अब ज़रा वो दोबारा उस डिस्कशन पर जाए, मैं आपसे शेयर कर रहा था। हमने कहा जी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि तमाम कॉस्ट को डिपार्टमेंट्स में तकसीम कर दें, उसके बाद हम देखें किस डिपार्टमेंट ने कितने यूनिट्स पे काम किया है और उसके हिसाब से हम कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में तकसीम कर देंगे। जिस डिपार्टमेंट ने जितने यूनिट्स पे काम किया है उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट को हम प्रोडक्ट्स में तकसीम करेंगे। अब यहाँ पे एक चैलेंज क्या आ रहा है? चैलेंज ये आ रहा है कि रिपेयर्स डिपार्टमेंट और क्यूसी डिपार्टमेंट की नेचर, इनकी नेचर को अगर हम समझें तो रिपेयर्स डिपार्टमेंट किसी भी इदारे में क्या काम करता होगा? जी जनाब, रिपेयर डिपार्टमेंट किसी भी फैक्ट्री में क्या काम करता होगा? आप बताइए बेटा। रिपेयरिंग किस चीज़ की? प्लांट की, बिल्कुल ठीक है आपने। रिपेयर्स डिपार्टमेंट प्लांट्स, इक्विपमेंट, मशीनरी, उनकी रिपेयरिंग का काम करता है। भाई चलते चलते किसी का प्रोडक्शन प्लांट रुक गया, किसी में मसला आ गया, उसको रिपेयर करके फंक्शनल करना रिपेयरिंग डिपार्टमेंट का काम है। और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या काम करता होगा? आप बताइए बेटा। बिल्कुल ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट प्राइमरली जो फिनिश प्रोडक्ट बनाई जा रही है उसकी क्वालिटी चेक कर रहा होता है। वो कभी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा, मशीनिंग में, कभी जाएगा असेंबली में। जहां जिस डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट पे काम किया जा रहा है वो उस डिपार्टमेंट में जाएंगे, उस क्यूसी के रिप्रेजेंटेटिव, और देखेंगे क्या प्रोडक्ट मेयार के मुताबिक बन रही है, क्योंकि कस्टमर जो भी ऑर्डर करता है वो साथ एक मेयार भी बताता है, मुझे इस मेयार की प्रोडक्ट चाहिए। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट्स। हम देख रहे हैं कि आप किसी भी फैक्ट्री को में जाएं अगर, तो उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट भी होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मुराद होते हैं वो डिपार्टमेंट्स फैक्ट्री के जो प्रोडक्ट पे काम करते हैं और प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में रोल प्ले कर रहे हैं, प्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं। सो मशीनिंग एंड असेंबली इन दिस फैक्ट्री, दीज टू आर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्जन में रोल प्ले करेंगे। ये दो भी फैक्ट्री के डिपार्टमेंट्स हैं, बट दीज टू आर नॉट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये प्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं कर रहे, ये प्रोडक्ट बनाने में रोल प्ले नहीं कर रहे, ये प्रोडक्ट बनाने वाले डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहे हैं। रिपेयर, इनकी मशीनरी खराब होगी उसको ठीक कर रहा है। क्यूसी ये देख रहा है क्या ये लोग ठीक काम कर रहे हैं। खुद ये दो डिपार्टमेंट कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे। ठीक है, हमने कॉस्ट सेंटर आइडेंटिफाई किए। अब चूंकि हमने प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब भी देख लिया है, तो कॉस्ट सेंटर्स में कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स भी आए, कुछ सर्विस डिपार्टमेंट्स भी आ गए। हमने सारे खर्चों को उनमें डिवाइड कर दिया। सारे खर्चों को जब उनमें डिवाइड कर दिया
तो उसके बाद हम अब देखना चाह रहे हैं, हमने रैशनल क्या था डिवीजन का, रैशनल वाज कि हम खर्चों को डिवाइड करें और उसके बाद हर डिपार्टमेंट ने जितने यूनिट्स बनाए उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट उन यूनिट्स में तकसीम करें। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि हमने खर्चों को डिपार्टमेंट में तकसीम तो कर दिया, लेकिन हर डिपार्टमेंट यूनिट्स बनाने में तो इन्वॉल्व ही नहीं है। यूनिट्स बनाने में तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, सर्विस डिपार्टमेंट तो यूनिट्स बनाने में इन्वॉल्व ही नहीं होता। तो वो जो हमारी सोच थी उसमें एक छोटा सा चैलेंज आ गया। हमने तो कहा था कॉस्ट को डिपार्टमेंट में तकसीम कर दो, फिर जिस डिपार्टमेंट ने जितने यूनिट बनाए हैं उसकी कॉस्ट को यूनिट्स पे हम तकसीम कर देंगे। लेकिन चैलेंज ये आ गया कि इन दो डिपार्टमेंट ने तो यूनिट्स ही नहीं बनाए, इनने तो यूनिट्स बनाए होंगे, ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, इन्होंने तो यूनिट्स बनाए ही नहीं हैं। यहाँ से हमें हमारा जो चौथा स्टेप है उसकी ज़रूरत पेश आती है, विच इज़ कॉल्ड रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट जिसको सेकेंडरी अपोर्शनमेंट भी कहते हैं। रीअपोर्शनमेंट या सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट या सेकेंडरी अपोर्शनमेंट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, या अपोर्शनमेंट कह लें, डिस्ट्रीब्यूशन या अपोर्शनमेंट कह लें, डिस्ट्रीब्यूशन या अपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स कॉस्ट, सर्विस डिपार्टमेंट्स कॉस्ट amongst production departments. Using an appropriate base. Using an appropriate base. चैलेंज क्या आया कि सर्विस डिपार्टमेंट ने तो यूनिट्स बनाए नहीं, तो सर्विस डिपार्टमेंट से कॉस्ट यूनिट्स में कैसे तकसीम हो, मसला है। हल हम क्या निकाल रहे हैं? अच्छा, रीअपोर्शनमेंट कर दो। रीअपोर्शनमेंट में हम क्या करेंगे? हम सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट को यहाँ से माइनस करेंगे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तकसीम कर देंगे, यहाँ से माइनस करेंगे और इधर तकसीम कर देंगे। इसका मतलब सारे के सारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में पहुँच जाएंगे। फिर वो हमारी बात हम अमल कर पाएंगे उस पर कि जिस डिपार्टमेंट ने जितने यूनिट्स बनाए हैं उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट यूनिट्स में तकसीम कर दो। ठीक है जी। तो अभी हमें चैलेंज आ रहा था स्टेप नंबर 3 के बाद कि भाई कुछ कॉस्ट तो सर्विस डिपार्टमेंट में चली गई है, सर्विस डिपार्टमेंट तो यूनिट्स बनाते ही नहीं हैं, वो तो प्रोडक्शन करते नहीं हैं, तो उनकी कॉस्ट को कैसे यूनिट्स में तकसीम करें। हल अब हम दे रहे हैं कि हम फिर एक स्टेप और ऐड करते हैं रीअपोर्शनमेंट का, जिसमें पहले हम सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में तकसीम कर लेते हैं ताकि सर्विस डिपार्टमेंट जिन्होंने काम ही नहीं किया यूनिट्स पे उनकी कॉस्ट ज़ीरो कर दें, हम उनकी कॉस्ट ज़ीरो कर दें, ये खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को हम तकसीम कर दें। देन हम उस बात पे अमल कर पाएंगे कि भाई जिस डिपार्टमेंट ने जितने यूनिट्स बनाए हैं उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट उतने यूनिट्स में आप तकसीम कर दें। रीअपोर्शनमेंट से मुराद है डिस्ट्रीब्यूशन या अपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट अमंग्स द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग अ फेयर और एन अप्रोप्रिएट बेस। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, रीअपोर्शनमेंट करना है हमने, तो रीअपोर्शनमेंट के लिए हमें देखना पड़ेगा डिफरेंट सिनेरियोज को। रीअपोर्शनमेंट के 3 पॉसिबल सिनेरियोज बनते हैं। वन बाय वन तीनों सिनेरियोज को हम डिस्कस करेंगे और तीनों सिनेरियोज में रीअपोर्शनमेंट कैसे की जाती है इस पे बात करेंगे। सिनेरियोज इन रीअपोर्शनमेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं बार बार पहले भी एक चीज़ आपको कही हुई है, मेरी आदत है कुछ चीज़ें चूँकि आपको डाइजेस्ट मुश्किल से होती हैं, बार बार मैं ये बातें रिपीट करता रहूँगा और आई होप कि शायद किसी दिन कुछ किसी को समझ आ जाए कि दूसरी दफ़ा, तीसरे को, चौथे को करते करते हम बार बार बोलता रहूँ तो शायद सब लोग आप इसको ऑब्जॉर्व कर पाएँ। मैंने आपको बड़ा क्लियरली कहा कि आपको रिवीजन और प्रैक्टिस का फ़र्क पता होना चाहिए। रिवीजन से मुराद होती है नोट्स, किताब को दोबारा पढ़ना, जहाँ से कॉन्सेप्ट सीखे है उसको दोबारा पढ़ना
ताकि आपने जो जो सीखा था वो सब आप रिवाइज कर लो। और प्रैक्टिस से मुराद होती है उस टॉपिक के कुछ पास पेपर क्वेश्चन देखना। प्रैक्टिस इज नॉट रिवीजन, ये चीज़ ध्यान में रखो। और रिवीजन के बगैर यू कैन नॉट इंश्योर योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहे, यू कैन नॉट इंश्योर कि आपकी तैयारी पूरी है, आपकी सिलेबस कवरेज फुल है। वजह क्या है? मैंने अभी आपसे बोला कि सिनेरियो यहाँ पे 3 आने वाले हैं, रीअपोर्शनमेंट के 3 सिनेरियो हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, हो सकता है आप जब रिवीजन आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस में तो हो सकता है इनमें सिर्फ 2 सिनेरियो टेस्ट हुए हैं। तो अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस पर है तो हो सकता है 4 साल 5 साल के पेपर करो, 5 सालों में तो सिर्फ 2 सिनेरियोज टेस्ट हुए हैं, तो वो 2 सिनेरियोज आपके रिकॉल हो जाएंगे प्रैक्टिस में। और अगर आपने रिवीजन नहीं करी तो एग्जाम तक जाते जाते 3rd सिनेरियो आपको भूल चुका होगा। और अगर एग्जाम में आपको 3rd सिनेरियो आ गया तो रिवीजन ना होने की वजह से आप उस पर परफॉर्म नहीं कर सकोगे। सो मैं फिर बता दूं, प्रैक्टिस ओनली गिव्स यू हेल्प इन रिकॉलिंग दोज एस्पेक्ट्स विच हैव बीन टेस्टेड इन पास्ट। और पूरे का पूरा सिलेबस पास में टेस्ट नहीं हुआ होता, 70-80% टेस्ट हुआ होगा पिछले 5-7 साल में। कोई 20-30% एग्जामिनर ने छोड़ा होता है जो कि उसका ख्याल होता है कि मैं कुछ अर्से बाद टेस्ट करूंगा। वो इस चीज़ को देख रहा होता है कि बच्चा क्या कंप्रीहेंसिव कवरेज इंश्योर कर रहा है। एग्जामिनर ये चीज़ टेस्ट करता रहता है। नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन रिवीजन। प्रैक्टिस विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय रिवीजन। सिर्फ प्रैक्टिस 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 इज नॉट इनफ फॉर दिस पेपर। जब भी आपने पढ़ना है, कोई टॉपिक पढ़ना है, पहले उसके नोट से गो थ्रू करो, फिर सवाल करने शुरू करो। जिस टॉपिक पे बेशक 4थी दफ़ा कोई टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हो, पहले नोट्स गो थ्रू करो, फिर सवाल करने शुरू करो। नोट्स की मतलब मैं यहाँ तक कहता हूँ कि लास्ट टाइम आपके इस CMA के पेपर में जब आप किताब या नोट्स पढ़ रहे होगे, इट विल बी द डे बिफोर एग्जाम। कल एग्जाम है तो आज जो आखिरी एक्टिविटी आप करोगे इसकी प्रिपरेशन के लिए, दैट विल बी रीडिंग, नॉट सॉल्विंग पास्ट पेपर। कल एग्जाम है तो आज का दिन आपने सिर्फ रीडिंग करनी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, रीडिंग करनी है, किताब पढ़नी है, किताब पढ़ो, नोट्स पढ़ने नोट्स पढ़ो। इंश्योर करो कि सारा सिलेबस के जितने असूल हैं एक तो फिर हमारे दिमाग में फ्रेश हो जाएं, कोई असूल मिस ना हो रहा हो हमारे दिमाग से। सो ये अहमियत आपने याद रखनी है रिवीजन की और रीडिंग की। बहरहाल वी कम टू द सिनेरियो। 3 सिनेरियो हैं हमारे पास जिनमें हमें रीअपोर्शनमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले सबसे सिंपल सिनेरियो, सर्विस डिपार्टमेंट्स only serve production department. Service department only serves production department. मतलब सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्व नहीं कर रहे। यहीं से मिसाल लेते हुए कि रिपेयर जो है वो इसकी और इसकी मशीनरियाँ भी ठीक करेगी, इनकी बिजली के कनेक्शन भी ठीक करेगी, लेकिन अगर QC डिपार्टमेंट के बल्ब ख़राब हो जाएंगे तो वो ये डिपार्टमेंट जाके ठीक नहीं करेगा। सर्विस डिपार्टमेंट ओनली सर्व्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इन अदर वर्ड, सर्विस डिपार्टमेंट डज नॉट सर्व द अदर सर्विस डिपार्टमेंट। ना रिपेयर इसको सर्विस दे रहा है, ना क्वालिटी कंट्रोल इसको सर्विस दे रहा है। नो सच सर्विस। हर सर्विस डिपार्टमेंट का काम सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देना है। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। हमें जब भी सवाल आएगा जिसमें हमें रीअपोर्शनमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, हमें सबसे पहले सिनेरियो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सिनेरियो कौन सा है। जैसे मैंने कहा 3 सिनेरियो है और सिनेरियो के हिसाब से हमें रीअपोर्शनमेंट की कैलकुलेशन यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे इस केस में व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, हम करते क्या हैं। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ सर्विस दे रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं जा रही, तो यूजुअली हमें बेस अप्रोप्रिएट बेस क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे आपको अपोर्शनमेंट की बेसिस गिवन थी ना, इसी तरह आपको रीअपोर्शनमेंट की बेस भी गिवन होगी। आपको बताया जाएगा
कि सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो आप किस अंदाज में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तकसीम कर सकते हो। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूं। फॉर एग्जाम्पल वो कह सकता है कि रिपेयर डिपार्टमेंट ने पिछले साल में रिपेयर के लिए 500 घंटे लगाए, जिसमें से 300 घंटे इस डिपार्टमेंट में लगे, 200 घंटे इस डिपार्टमेंट में लगे। अब आपको फेयर आइडिया मिल गया ना कि आपने रिपेयर का खर्चा किस बेस पे तकसीम करना है। उसने लिख दिया रिपेयर एंड मेंटेनेंस आवर्स, तो वहाँ से आपको आइडिया हो गया भाई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा तो आवर्स की बेस पे तकसीम करना बड़ा अच्छा है कि उसने टोटल 500 घंटे काम किया इस डिपार्टमेंट ने, तो जिस डिपार्टमेंट के लिए जितने घंटे लगा उसमें डाल दो, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। सिमिलरली क्यूसी के बारे में कहा जा सकता है कि क्यूसी डिपार्टमेंट ने इंस्पेक्शन के लिए 1000 विजिट किए पिछले साल में, जिसमें से 700 विजिट इस डिपार्टमेंट के थे, 300 विजिट इस डिपार्टमेंट के थे। आपको एक फेयर आइडिया मिल गया कि क्यूसी डिपार्टमेंट ने काम क्या करना होता है, उसने तो इंस्पेक्शन करनी होती है ना जाके, तो आपको फेयर आइडिया मिल गया कि भाई 70% विजिट्स डिपार्टमेंट ए में गए हैं, 30% डिपार्टमेंट बी में गए हैं, तो कॉस्ट को इसी बेस पे तकसीम कर दो। इंस्पेक्शन विजिट्स साउंड्स फेयर बेसिस फॉर द अपॉर्शनमेंट ऑफ इंस्पेक्शन कॉस्ट। सो अगेन आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें से फेयर इंफॉर्मेशन कौन सी है जिसकी बेस पे कॉस्ट को तकसीम किया जा सकता है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, असूल आपको पता आना चाहिए कि भाई हमें इस कॉस्ट को तकसीम करना है। इस कॉस्ट को तकसीम करने के लिए बेस चाहिए। क्वेश्चन में देखो व्हाट इज रेलेवेंट, व्हाट इज एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, और इंशाअल्लाह ताला आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम एक बेसिक सी एग्जांपल इस पे करते हैं। इलस्ट्रेशन 3 पे आइए जी जरा। इलस्ट्रेशन 3 पेज 17। रिक्वायरमेंट है रीअपोर्शन द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट अमंग्स द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स and calculate total overhead cost for each of PD1 and PD2। पढ़िए जरा डाटा इलस्ट्रेशन 3 का जी। अच्छा जी, 4 डिपार्टमेंट्स हैं और हमें क्लियरली बता दिया गया कि सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विसेज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, नो सर्विस इज प्रोवाइडेड टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट। तो हमें पता लग गया सिनेरियो 1 है, और हमें बेस उसने बड़ी सिंपली आसानी से परसेंटेज में बता दिया कि क्वालिटी कंट्रोल ने कितनी सर्विस दी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को, और रिपेयर डिपार्टमेंट ने कितनी सर्विस दी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। अच्छा, यहाँ पे जो हम फॉर्मेट फॉलो करते हैं, 4 डिपार्टमेंट्स हैं, 1 2, चले मैं इस साइड पे आ जाता हूँ, 1 2 3 और 4, PD1 PD2 रिपेयर्स एंड QC। हमें एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड्स अवेलेबल हैं। एलोकेशन भी हो चुकी है, अपोर्शन भी हो चुके हैं, और वैल्यूज़ अवेलेबल हैं 4,50,000, नेक्स्ट 3,10,000, 2,50,000 एंड द लास्ट वन इज 3,20,000, 330,000। ये जी एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड्स हमें अवेलेबल है, और हमसे कहा गया है रीअपोर्शनमेंट कीजिए। रीअपोर्शनमेंट के बाद टोटल ओवरहेड्स बताइए। अच्छा जी, सिनेरियो 1 की रीअपोर्शनमेंट है। इट इज द मोस्ट सिंपल केस। आप वन बाय वन एक डिपार्टमेंट पकड़िए, पहले रिपेयर्स ले लीजिए, फिर आप QC ले लीजिए और उसकी कॉस्ट तकसीम कर दीजिए। रिपेयर्स के लिए आपको बताया हुआ है कि PD1 का 60 है, PD2 का 40 है, 60-40 ये ब्रेकअप है, और ये रिपेयर्स का है, QC का 30-70 है, QC का 30-70 है और रिपेयर्स का 60-40 है। ये थोड़ा सा आपने केयरफुली काम करना है यहाँ पे, जैसे मुझसे भी थोड़ी गलती हुई, आपसे भी गलती होने का इम्कान है, बी केयरफुल। हमें उसने बताया हुआ है कि रिपेयर की कॉस्ट 60-40 और QC की कॉस्ट 30-70 तकसीम होनी है। दिस इज़ सफिशेंट प्रेजेंटेशन
फॉर एग्जाम। तो रिपेयर की कॉस्ट तकसीम करनी है, रिपेयर की कॉस्ट यहां से माइनस करो इस कॉलम से, सॉरी मैंने वैल्यूज गलत लिख दी हैं। QC 250 है, QC 250 है और रिपेयर्स रिपेयर्स 330, ऐसे ही है जी। 330 यहाँ से आप माइनस करेंगे और उसको 60% कितना बनता है जी 198, यहाँ पे 40% 132 यहाँ पे तकसीम करेंगे और QC को इसका कोई हिस्सा नहीं आने वाला, क्योंकि रिपेयर्स ने जो काम किया है सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए किया है। सो रीअपोर्शनमेंट या सेकेंडरी अपोर्शनमेंट में हम 1 बाय 1 एक डिपार्टमेंट को पकड़ते हैं, उसको तकसीम कर दिया, फिर दूसरे की बारी आती है, 2,50,000 इसका खर्चा है, इसको तकसीम कर देते हैं, लेकिन इसको भी सिर्फ प्रोडक्शन में करना है। 250 का 30% 75,000 और 70% 175,000। लीजिए जी, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, यही हमारा मसला था, यही ऑब्जेक्टिव था हमारा कि भाई QC और रिपेयर सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी कॉस्ट को हम कैसे लेके जाएं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। तो हम प्रोडक्शन पे कैसे तकसीम करेंगे। हमने हल क्या सोचा, इनकी कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में तकसीम कर दो, फिर यहाँ से हम प्रोडक्ट्स पे तकसीम कर देंगे। टोटल बोलिए 723 000 592 000, ये आपके टोटल ओवरहेड्स, ये वाला 617 000। ये दिस इज अनदर रीजन, पॉसिबल रीजन फॉर योर लो स्कोर और फेलियर, जिसको हम कहते हैं केयरलेस मिस्टेक्स। जो अक्सर बच्चे कहते होते हैं ना, सवाल भी बड़ा आसान था, सब आता था, अच्छा करके आए थे, फिर भी पता नहीं क्यों फेल हो गए। तो शायद उसके पीछे कहीं ये रीज़न होती है कि आप केयरलेस वर्किंग करते हो और केयरलेस वर्किंग की वजह से आपका एरर रेट बहुत हाई होता है। हाई एरर रेट होता है, आपको पता भी नहीं लगता, आप ज़रब तकसीम करने में वैल्यूज़ रेट इधर का इधर उधर का इधर कर देते हो, जिससे गड़बड़ हो जाती चीज़ें। सो केयरफुली काम करने की आदत डालिए, और ये आदत क्लासरूम से और घर पे जो प्रैक्टिस है, रिवीजन्स हैं, वहीं से अपने साथ लेके चलिए। जी जनाब, कोई सवाल? हमने सेकेंडरी अपोर्शनमेंट की सिनेरियो ए, सर्विस डिपार्टमेंट्स आर ओनली सर्विंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इट इज़ द मोस्ट सिंपल केस। आप 1 बाय 1 एक डिपार्टमेंट पकड़ो, उसकी कॉस्ट तकसीम कर दो, दूसरा पकड़ो, उसकी कॉस्ट तकसीम कर दो। इट इज़ द मोस्ट सिंपल केस। नो एक्स्ट्रा केयर इज रिक्वायर्ड हेयर कि हमने को खास ख्याल नहीं रखना यहाँ पे कि भाई हमें पहले ये करना है बाद में ये करना है। इट्स वेरी सिंपल। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में तकसीम करना। अच्छा, जिसके बाद आता है आपका सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो इज only one service department is serving other service department along with production departments. इसको मैं अगर फर्दर एक्सटेंड करूं, मतलब नो रेसिप्रोकल सर्विसेज। सिर्फ एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के साथ साथ, लेकिन बदले में दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से सर्विस नहीं ले रहा। पहले सिनेरियो में हमने कहा था ना ये इसको सर्व कर रहा है ना ये इसको सर्व कर रहा है। अब हम कह रहे हैं कि शायद एक डिपार्टमेंट दूसरे को सर्व कर रहा है प्रोडक्शन के साथ साथ,
लेकिन बदले में सर्विस नहीं आ रही। नो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब बदले में। सो एक सर्विस डिपार्टमेंट, इस सिनेरियो की बात करें, एक सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है, दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अलावा सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्व कर रहा है। जैसे मैंने कहा क्यूसी का रोल रिपेयर्स में तो कोई नहीं है, लेकिन रिपेयर वाले इसकी भी बिजली ठीक कर जाते हैं, वो इसको भी सर्विस दे देते हैं। क्यूसी शायद रिपेयर्स के लिए कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि क्यूसी का काम तो है जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी चेक करना, और रिपेयर्स में तो कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं। लेकिन बहरहाल क्यूसी के पास अपनी मशीन्स हैं, अपनी इक्विपमेंट है, अपना सेटअप है, वहां पे रिपेयर की जरूरत पड़ती रहती है। तो रिपेयर डिपार्टमेंट की जरूरत क्यूसी में पड़ेगी, रिपेयर डिपार्टमेंट को क्यूसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हम पार्ट बी में, सिनेरियो बी में डिस्कस कर रहे हैं। आपको सबसे पहले मैं फिर कह रहा हूँ कि सवाल जब आता है जिसमें आपको लगे कि रीअपोर्शनमेंट इज रिक्वायर्ड, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिनेरियो फर्स्ट, कि ये सिनेरियो कौन सा है। सिनेरियो के हिसाब से आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, इस सिनेरियो पे जरा एक इलस्ट्रेशन 5 पे आइए, जरा इलस्ट्रेशन 5 ऑन पेज 18। रिक्वायरमेंट और डाटा इसका सिमिलर है जो हमने इलस्ट्रेशन 3 में देखा था। इलस्ट्रेशन 3 का डाटा वही इलस्ट्रेशन 5 में नजर आ रहा है। रिक्वायरमेंट है जी, रीअपोर्शन द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट अमंग्स द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड कैलकुलेट टोटल ओवरहेड कॉस्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट, PD1 PD2। वही 4 डिपार्टमेंट है, PD1 PD2 एंड QC एंड रिपेयर। फर्क क्या है कि QC इज ओनली प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वेयर एज रिपेयर्स इज आल्सो सर्विंग द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। QC की सर्विसेज क्या है? 30-70। रिपेयर्स की सर्विसेज क्या है? 50-40 एंड 10। अगर हम इलस्ट्रेशन 4 के रेफरेंस से यही डाटा मैं इसके नीचे अगर लेके आऊं, 450,000, 310,000, सेम वही डिपार्टमेंट 250,000 एंड 330,000। वही डिपार्टमेंट 4, वही एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड्स हैं। अब हमें रीअपोर्शनमेंट करनी है। सिनेरियो 2 में रीअपोर्शनमेंट रिक्वायर्स एन एडिशनल केयर। सिनेरियो 2 में एक बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा जिसका ख्याल हमने सिनेरियो 1 में नहीं रखा, और वो बात क्या है? वो बात यह है कि पहले किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट तकसीम करनी है। इधर हमने ऐसी कोई बात नहीं की, इधर मैंने कहा जी बारी बारी दोनों की कर दो, पहले की उस रिपेयर की करो, फिर QC की करो, पहले QC करो, बाद में रिपेयर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बारी बारी कर दो। लेकिन यहां पे आपको ख्याल करना पड़ेगा, इधर आपको ख्याल करना पड़ेगा कि पहले किसकी करनी है, और असूल है पहले उस सर्विस डिपार्टमेंट की करो विच इज सर्विंग द अदर सर्विस डिपार्टमेंट। तो वो कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट है जो अदर सर्विस डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है? रिपेयर। तो पहले हम रिपेयर्स की कॉस्ट को तकसीम करेंगे, उसके बाद QC की बारी आएगी। इधर हम पहले बेशक QC कर दें फिर रिपेयर कर दें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे हमें फर्क पड़ता है। हमें देखना है कि पहले किसकी कॉस्ट तकसीम करनी है। पहले उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट तकसीम होगी जो प्रोडक्शन के साथ साथ दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्व कर रहा है, तो वो है जी यहाँ पे रिपेयर। और इसकी हमें जो तकसीम की बेस दी गई है वो है 50, 40 एंड 10। तो हम रिपेयर की कॉस्ट को पकड़ते हैं 3,30,000, यहाँ से इसको माइनस करते हैं, इसका 50% PD1 165,000, 40% 132,000 और 10% 33,000। ये जी हमने रिपेयर्स को ज़ीरो कर दिया। हमारा टारगेट क्या है कि हमने तमाम सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को ज़ीरो करना है और उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में तकसीम कर देना है। सिनेरियो 2 में वी टेक केयर, हम ख्याल रखते हैं कि पहले डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को तकसीम करेंगे, एंड द गाइडलाइन इज पहले आप वो डिपार्टमेंट उठाइए जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्व कर रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ
तो हमने यहाँ पे पहले रिपेयर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को तकसीम करना है। रिपेयर डिपार्टमेंट की कॉस्ट ली, उसको हमने तकसीम कर दिया। अब बारी आएगी क्यूसी की, और क्यूसी का जो कॉस्ट तकसीम होनी है 3070। अब यहां पे तवज्जो कीजिएगा, क्यूसी की कॉस्ट जो हमने अब तकसीम करनी है वो सिर्फ 2,50,000 नहीं है, वो इसको हिस्सा आ गया है दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से 33 का, वो हमने अब 283,000 की कॉस्ट है क्यूसी की, जो अब तकसीम होनी है इन दो डिपार्टमेंट में 30-70 के रेशियो में। तो 30% कितनी बनी जी? 84,900, और 70% 198,100। ये यहाँ से माइनस हुई, उधर हमने ऐड कर दी। अब ये हैं हमारे टोटल ओवरहेड्स। टोटल ओवरहेड्स, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, इसका सम 6,999 जी, और ये 640,100 जनाब। ये जी हमारे पास कॉस्ट सेकंड सिनेरियो, जहाँ पे सिर्फ एक सर्विस डिपार्टमेंट इज सर्विंग द अदर सर्विस डिपार्टमेंट, नो रेसिप्रोकल सर्विसेज। यहाँ पे हम ख्याल करेंगे कि हम पहले उस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को तकसीम करें जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस देता है, और उसके बाद बारी आएगी द अदर सर्विस डिपार्टमेंट, इस केस में क्यूसी की, और क्यूसी की कॉस्ट तकसीम करते हुए हमने उसकी टोटल कॉस्ट लेनी है, जिसमें उसका अपना खर्चा प्लस हिस्सा फ्रॉम द अदर सर्विस डिपार्टमेंट। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए हम बिल्डअप कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अल्टीमेट टारगेट आपके जहन में होना चाहिए एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का क्या है, कि फैक्ट्री के ओवरहेड्स जो बिखरे पड़े थे, रेंट, बिजली, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, उन सब को हमने इकट्ठा करके कॉस्ट पर यूनिट बनानी है, जिसको हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी कह रहे थे। हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की मदद से कॉस्ट पर यूनिट बनानी है, उस प्रोसेस की तरफ चल रहे हैं। उसमें हमने पहला स्टेप सीखा था आइडेंटिफाई कॉस्ट सेंटर, दूसरा स्टेप था एलोकेशन, तीसरा स्टेप था अपोर्शनमेंट, चौथे स्टेप पे अब हम काम कर रहे हैं रीअपोर्शनमेंट, जिसके 3 सिनेरियोज होते हैं। रीअपोर्शनमेंट का सिनेरियो 1, रीअपोर्शनमेंट का सिनेरियो 2, थर्ड सिनेरियो भी डिस्कस करना है हमें। अच्छा, ये काम कीजिए, इलस्ट्रेशन 6, दिस इज योर क्लास असाइनमेंट, क्लास एक्टिविटी। इलस्ट्रेशन 6 सिनेरियो 2 की ही एक एक्टिविटी है। इसमें 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। इसको पढ़िए। काम आपका यही है कि सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट रीअपोर्शनमेंट करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा बताना है क्या बनता है टोटल। देन विल मूव टू द थर्ड सिनेरियो। उसी अंदाज में जैसे इलस्ट्रेशन 5 आपसे शेयर की गई, सबसे पहले आप एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड लाते हैं, उसके बाद फिर आपने रीअपोर्शनमेंट करनी है, और रीअपोर्शनमेंट करते हुए ख्याल रखेंगे कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट पहले। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस सिनेरियो। सिनेरियो 1 में इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी, सिनेरियो 2 में इट मैटर्स कि आप पहले किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को रीअपोर्शन करेंगे। ओके बेटा जी, बताइए ये वैल्यूज़। PD1 की फाइनल वैल्यू 288 600, PD2 200, PD3 337 जी जनाब। ये आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 का आंसर है। कोई डिसएग्रीमेंट किसी स्टूडेंट को किसी इलस्ट्रेशन पे, क्लासरूम एक्टिविटी पे, क्लासरूम डिस्कशन पे कोई दिक्कत हो, बिला झिझक सवाल पूछा कीजिए। रीअपोर्शनमेंट का ऑब्जेक्टिव सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को ज़ीरो करके उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में तकसीम कर देना। तो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट हम माइनस करते हैं और उस कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में तकसीम करके उनमें हम ऐड कर देते हैं।
फोरमैन नॉर्मली होते हैं रिपेयर के इंचार्ज। तो अनलेस यू हैव सम अदर इंफॉर्मेशन, फोरमैन सैलरी विल गो टू रिपेयर्स डिपार्टमेंट। एक टेक्निकल टर्म है फैक्ट्री की फोरमैन, जिसका मतलब नॉर्मली समझा जाता है जो मशीनरी को रिपेयर करने का जो उस्ताद होता है, हेड होता है, उसको फोरमैन कहा जाता है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, सिनेरियो थर्ड सिनेरियो इज वेयर देयर आर रेसिप्रोकल सर्विसेज। रेसिप्रोकल सर्विसेज यहां पे आ जाएं। रेसिप्रोकल सर्विसेज से मुराद एक सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के साथ साथ दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे भी रहा है और उससे बदले में सर्विस ले भी रहा है। दिस इज रेसिप्रोकल सर्विसेज। सर्विस देना भी है सर्विस डिपार्टमेंट को और सर्विस डिपार्टमेंट से सर्विस लेना भी है, अलॉन्ग विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो सब हम कर ही रहे हैं, सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को तो सर्व कर ही रहे हैं। रेसिप्रोकल सर्विसेज कहा जाता है कि सर्विस डिपार्टमेंट्स आपस में भी एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं। अच्छा जी, जब रेसिप्रोकल सर्विसेज आ जाती हैं तो हमारे पास फिर उसके दो टूल्स हैं। दोनों टूल्स बेसिकली एक ही आंसर तक पहुंचने के दो तरीके हैं। दोनों का आंसर सेम ही आता है, बट मेथड दो हैं उस आंसर तक पहुंचने के। एक थोड़ा लेबोरियस मेथड है, आप कह सकते हो कि एक लेबोरियस शायद बेसिक मेथड है जो कि किसी आप कम पढ़े लिखे बंदे को भी समझा सकते हो। वो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। दिस इज लेबोरियस मेथड, लेकिन इसी को थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ आप यूज करें तो यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन भी ये काम किया जा सकता है। यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, सेम आंसर जो आप रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से लेते हो, जो कि एक लेबोरियस मेथड है जिसमें कोई मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल यूज नहीं होते, सिंपल डिवीजन का कॉन्सेप्ट वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। आप रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से मामला हल कर सकते हो, और अगर आप चाहें तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी इस मामले को हल कर सकते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपको पता है कि वो एक वेरिएबल्स को यूज करके मैथमेटिकल इक्वेशंस की मदद से हम ये काम करते हैं। दे बोथ मेथड, एज आई सेड, दे गिव द सेम आंसर। एग्जाम में हमें कौन सा मेथड करना है? यूजुअली अगर हमें सिनेरियो ये दिया जाएगा, एग्जामिनर में टेल अस कि ये मेथड इस्तेमाल करो या ये मेथड इस्तेमाल करो। अगर वो गाइडलाइन नहीं देता, देन वी विल बी एट लिबर्टी, जिस मेथड पे हमें कमांड है हम उस मेथड को परस्यू कर सकेंगे। बट जनरली एग्जामिनर वुड टेल अस कि अभी मेथड 1 या मेथड 2। सो रेसिप्रोकल सर्विसेज में वी हैव टू मेथड्स गिविंग द सेम आंसर बट डिफरेंट अप्रोचेस। एक सिनेरियो देखते हैं, पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं थर्ड सिनेरियो पे, रेसिप्रोकल सर्विसेज पे, फिर हम इसको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से पहले सॉल्व करेंगे। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में एलैबोरेट करूंगा, फिर उसी एग्जाम्पल को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, फिर हम उसको भी एलैबोरेट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द सिनेरियो टू आइडेंटिफाई कि भाई ये वाकई सिनेरियो सी रेसिप्रोकल सर्विसेज है। इलस्ट्रेशन 7 रिक्वायरमेंट से शुरू करते हैं। कोई भी सवाल पढ़ें तो रीअपोर्शन सर्विस डिपार्टमेंट्स कॉस्ट amongst the production departments using repeated distribution method and calculate total overheads of each production department। सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट को रीअपोर्शन कीजिए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के टोटल ओवरहेड निकालिए। हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मशीनिंग असेंबली, दो सर्विस डिपार्टमेंट रिपेयर्स एंड क्यूसी हैं। एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड हमें गिवन है और वर्क डन बाय सर्विस डिपार्टमेंट।
हम जब रिपेयर्स को देखते हैं तो वो मशीनिंग असेंबली के अलावा क्यूसी के लिए काम भी कर रहा है, और जब हम क्यूसी का काम देखते हैं तो वो मशीनिंग असेंबली के अलावा रिपेयर का काम भी कर रहा है। सो यहाँ से हमें कम से कम डाटा से पता लग गया इट इज़ अ क्लियर कट केस ऑफ रेसिप्रोकल सर्विसेज। सर्विस डिपार्टमेंट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहे हैं। दिस इज अ केस ऑफ रेसिप्रोकल सर्विसेज। अच्छा जी, रेसिप्रोकल सर्विसेज आगाज तो यही है कि आपके पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं, चारों के ओवरहेड्स जो एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड हैं सामने ले आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 7 हम करने जा रहे हैं। एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड्स आपके हैं जी मशीनिंग डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट, repairs department and QC department, allocated and apportioned overheads 50,000, 40,000, 14,000 and 16,000. We are learning repeated distribution method. रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहता है कि आप सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट को तकसीम करो तमाम डिपार्टमेंट्स में, पहले रिपेयर्स की फिर क्यूसी की, या पहले क्यूसी की फिर रिपेयर की, एंड देन रिपीट दिस डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल हम पहले रिपेयर्स की कॉस्ट तकसीम करते हैं, फिर क्यूसी की कॉस्ट तकसीम करते हैं। रिपेयर्स की कॉस्ट तकसीम करना हो तो हिस्सा है 50, 20, 50, 20 और 30, और क्यूसी की कॉस्ट तकसीम करना हो तो हिस्से कितने हैं? 30, 50, 55 एंड 15। ये है जी 2 सर्विस डिपार्टमेंट। यहां पे भी कोई सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले रिपेयर करना है पहले क्यूसी करना है। वो सीक्वेंस सिर्फ सिनेरियो 2 में रेलेवेंट था, सिनेरियो 1 में भी सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है, सिनेरियो 3 में भी सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है। आप जिस मर्जी डिपार्टमेंट की कॉस्ट पकड़ो तकसीम कर दो। तो पहले रिपेयर की कॉस्ट तकसीम करो, 14,000 है, इसको तकसीम कर दो 7,000, 2,800, 4,200। अब किया क्या, जब हमने रिपेयर की कॉस्ट को तकसीम किया तो रिपेयर 0 होगी। अब हम क्यूसी की कॉस्ट तकसीम करते हैं तो क्यूसी की कितनी कॉस्ट तकसीम होगी? जितना इसका टोटल इस वक्त आ रहा है 20,200, इसका 30% 6060, इसका 55%, इसका 15%। अब आप देखिएगा पहली डिस्ट्रीब्यूशन में हमने रिपेयर्स को 0 किया था, लेकिन जब हमने क्यूसी की कॉस्ट तकसीम की तो रिपेयर्स के हिस्से दोबारा खर्चा आ गया। इसका मतलब रिपेयर इज नो मोर 0 नाउ। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहता है कि बारी बारी 0 करते चलो, पहले रिपेयर को 0 किया, फिर क्यूसी को 0 किया, अब फिर रिपेयर को 0 करो, फिर क्यूसी को 0 करो। कीप ऑन रिपीटिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन रिपीट करते चलें। ये कितनी रिपीट करनी है ये एक सब्जेक्टिव बात है कि हमने कितनी दफा रिपीट करना है। गाइडलाइन इसकी है कि आप मैक्सिमम 3 तक जाएंगे, लेकिन ये रिपीटिशन 2 पे भी रुक सकती है। ठीक है, हम इस केस में 3 तक जा रहे हैं, 2 पे कब रुकेगी? आगे कोई सवाल आएगा, आई विल गाइड यू। ये जी हमने डिस्ट्रीब्यूशन हमने करनी है। दिस इज फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोबारा रिपेयर की बारी आ गई जी। रिपेयर का 30 है, इसको अब आपने 0 करना है। रिपेयर्स का 50%, 1515, इसका 20%, 606, इसका 30%, 909। अब रिपेयर 0 किया आपने तो क्यूसी को हिस्सा आ गया। अब दोबारा क्यूसी को 0 करें,
909 को तकसीम करना है, इसका 30%, 273, इसका 55%, 500, और इसका 15%, 136। ये जी दो डिस्ट्रीब्यूशंस कंप्लीट हो गई हैं, और अब ये खर्चा जो है सिर्फ रिपेयर्स के पास 136 का रह चुका है, QC 0 है। अब हम आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन एक दफ़ा रिपेयर की करेंगे, एक दफ़ा QC के करेंगे। अब हम रिपेयर्स के 136 को तकसीम करते हैं, इसका 50%, 68, 20%, 27, 30%, 41, सॉरी 20, एक मिनट जी, ठीक है जी। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, हमने एक दफ़ा डिस्ट्रीब्यूशन की, फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन को रिपीट किया, 2 डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब हम थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो कि हमने कहा है फाइनल है। अब हमने इससे आगे डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं करनी, ये दिस इज गोइंग टू एंड आवर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। अब यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा, जब आपने फैसला कर लिया कि ये आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमने 41 जो है ये आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी, तो डिस्ट्रीब्यूशन बंद करने का टारगेट होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट 0 होनी चाहिए। यही है ना टारगेट हमारी। रीअपोर्शनमेंट के खात्मे पे सर्विस डिपार्टमेंट के हिस्से कोई कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, सारी कॉस्ट प्रोडक्शन में जानी चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका कोई हिस्सा हमने यहां नहीं देना। ये सूल याद रखिएगा, जब भी आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन आप करने लगे, इट इज रूल कि भाई इसका हिस्सा सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं डालना, क्योंकि जब तक सर्विस डिपार्टमेंट को हिस्सा जाता जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन चलती रहेगी। डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कब होगी? जब सर्विस डिपार्टमेंट 0 हो जाएंगे। और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में जब हमने फैसला कर लिया कि भाई ये आखिरी है, तो इसका मतलब है फिर आपने इसको हिस्सा नहीं देना। अब आपने QC की कॉस्ट को तकसीम करना है इन 2 में सिर्फ, और अब आप परसेंटेज में नहीं जाओगे। परसेंटेज कब होती है? जब आपने 100 हिस्से करने हो। जब तक आप QC की कॉस्ट तकसीम कर रहे थे ना तीनों डिपार्टमेंट में, तो आप 30%, 55%, 15%, फिर 30%, 55, 15%, आप इस तरह चल रहे थे। अब ये 15% बीच में से निकल गया। अब आपने इसके 100 हिस्से नहीं करने, अब कितने हिस्से करने हैं? 85। अब आपने QC की कॉस्ट के हिस्से करने हैं 85। 85 में से 30 इसको देने हैं, 55 इसको देने हैं, खत्म हो गया कहानी। सो 41 आप यहां पे अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन मैं इसकी अगर मैं छोटी सी वर्किंग आपसे शेयर करूं तो ये होगी जी, आप मशीनरी को इसका हिस्सा जाएगा 41/85 इंटू 30, और असेंबली को इसका हिस्सा जाएगा 41/85 इंटू 55। यहां से बताइए 14, 27। लीजिए जी, नाउ यू कैन हैव टोटल ओवरहेड्स की डिटेल। टोटल ओवरहेड्स, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसका सम कीजिए 64936, 64936, और इसका टोटल 55070। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, हमने आज जो अभी तक हमने चीज़ सीखी है, सेकेंडरी अपोर्शनमेंट की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। पहले हमने सिनेरियो पे बात की, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट को हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तकसीम करना पड़ रहा है। वजह क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट्स प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं हैं, तो सर्विस डिपार्टमेंट जब यूनिट बना नहीं रहे तो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को हम यूनिट्स में कैसे तकसीम करें? दिस वाज द चैलेंज। उस चैलेंज के लिए हमने फैसला किया कि हम सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में तकसीम करते हैं।
ताकि फिर हम सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को देखें और देखें उन्होंने कितने यूनिट्स पे काम किया है और उनकी कॉस्ट को हम यूनिट्स में एब्जॉर्ब कर दें या उसकी बेसिस पे यूनिट्स पे तकसीम कर दें। 3 सिनेरियोज हमने आइडेंटिफाई किए। रीपोर्शनमेंट में एक सिनेरियो हो सकता है सर्विस डिपार्टमेंट इज ओनली सर्विंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, मतलब कोई सर्विस डिपार्टमेंट किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं दे रहा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमने इस सिनेरियो पे देखी। इसमें जो चीज़ आपको बताया गया कि इसमें आपने बारी बारी पकड़िए एक डिपार्टमेंट को और उसकी कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तकसीम कर दीजिए। नो केयर इज़ रिक्वायर्ड कि पहले क्यूसी करना है या पहले रिपेयर करना है। आप पहले रिपेयर्स कर लो, पहले क्यूसी कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता। सिनेरियो ए। सेकंड सिनेरियो जिसमें सिर्फ एक सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्व कर रहा है, लेकिन कोई रेसिप्रोकल सर्विसेज नहीं है। इस केस में हमने कहा कि हमें ख्याल रखना है, हम करेंगे बारी बारी ही सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में और अदर डिपार्टमेंट में तकसीम करेंगे, लेकिन ख्याल रखना है, क्या ख्याल रखना है कि पहले उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट तकसीम की जाए जो सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्व कर रहा है। तो हमने पहले यहां पे देखा रिपेयर है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्व कर रहा था। तो पहले हमने रिपेयर्स की कॉस्ट तकसीम करनी है, फिर क्यूसी की कॉस्ट तकसीम करनी है, और क्यूसी की कॉस्ट तकसीम करते हुए हमने देखना है कि सिर्फ उसका अपना खर्चा नहीं, उसको जो हिस्सा आया है वो ऐड करके हमने तकसीम करना है। ये हमारा सेकंड सिनेरियो था। थर्ड सिनेरियो जहाँ पे रेसिप्रोकल सर्विसेज आ जाती हैं। रेसिप्रोकल सर्विसेज से मुराद के सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस दे भी रहे हैं दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को और बदले में सर्विस ले भी रहे हैं। रेसिप्रोकल सर्विसेज जब आ जाएं तो वहाँ पे हमारे पास 2 मेथड आते हैं, एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दूसरा यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। जैसा कि मैंने कहा दोनों मेथड से रिजल्ट सेम आता है। दिस इज अ लेबोरियस मेथड, एक बेसिक डिवीजन की एक्टिविटी है जो हम रिपीट करते जा रहे हैं। खर्चा पकड़ा, तकसीम किया, खर्चा पकड़ा, तकसीम किया, एक दफ़ा हो गया, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, 3 इज़ द मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करेंगे। लेकिन इन सर्टन सर्कमस्टांसेस हम 2 डिस्ट्रीब्यूशन पे भी इक्तफा कर सकते हैं। वो सिचुएशन कब होगी आगे सवाल आएगा, देखेंगे। इसमें जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में सीखने की बात है दैट इज़ लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है यू हैव टू इंश्योर कि दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को हिस्सा नहीं डालना। लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन में जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, आखिरी तकसीम में सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में तकसीम किया जाता है। जनाब एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी बेटा। बेटा जब हम क्यूसी की कॉस्ट को तकसीम कर रहे थे पहले तो उसके हम 100 हिस्से कर रहे थे, 30, 55, 15। अब यहाँ पे हमने क्या कहा है कि इसको हिस्सा नहीं देना, मतलब अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमने 30 और 55 तो करना है लेकिन 15 हिस्सा नहीं देना। तो जब हम 15 ले रहे थे तो टोटल 100 था, परसेंटेज पे चल रहे थे। अब जब 15 निकाल दिया तो टोटल हिस्से कितने रह गए? 85 हिस्से करेंगे, 30 एक डिपार्टमेंट को देंगे, 85 में से 55 दूसरे डिपार्टमेंट को देंगे। ये हमने 85 को तकसीम कर दिया 2 डिपार्टमेंट के दरमियान। परसेंटेज अब नहीं रही, अब हम हिस्सों में चले गए हैं। परसेंटेज तब तक है जब तक आपने 100 हिस्से करने हैं। अब आपने कहा जी हमने रिपेयर को हिस्सा नहीं देना, मतलब 15 हिस्से आपने निकाल दिए 100 में से, तो इसका मतलब आपने अब 85 हिस्से टोटल करने हैं, जिसमें से 30 एक डिपार्टमेंट को, 55 दूसरे डिपार्टमेंट को। यह आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन का असूल है, याद रखिएगा। जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? जी बेटा। थर्ड सिनेरियो में कोई सीक्वेंस की अहमियत नहीं है। आप पहले क्यूसी कर लें, फिर रिपेयर कर लें, पहले रिपेयर कर लें, फिर क्यूसी कर लें, इसमें कोई अहमियत नहीं है। सीक्वेंस की अहमियत सिर्फ सेकंड सिनेरियो में है। वहाँ पे हमने सिर्फ ख्याल रखने के पहले कौन सा बाद में कौन सा। ना फर्स्ट सिनेरियो में कोई सीक्वेंस की अहमियत है, ना थर्ड सिनेरियो में कोई सीक्वेंस की अहमियत है। आप किसी भी सीक्वेंस में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर सकते हैं। मतलब आपने यहाँ से रिपेयर से शुरू की है
तो थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन QC पे खत्म हुई। अगर आप QC से शुरू कर देते तो थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन रिपेयर पे खत्म हो जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर सब्जेक्ट टू राउंडिंग ऑफ डिफरेंस आएगा, बट दैट विल बी परफेक्ट फुल मार्क सोल्यूशन। और जैसे मैंने कहा कि अभी से अपनी आदत बनाइए बुक रीडिंग की। मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं कि अगर आप बुक रीडिंग की आदत नहीं अपनाओगे तो यू विल नॉट बी इंप्रूविंग इन मैनी स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम। पहले लेक्चर मैंने बताया था क्वेश्चन रीडिंग के लिए यू नीड टू हैव गुड रीडिंग एबिलिटी, गुड कंप्रीहेंशन एबिलिटी, साउंड नॉलेज ऑफ द टूल्स। तो ये तीनों चीज़ें आपको बुक पढ़ने से, बार बार पढ़ने से आएंगी। बुक पढ़ोगे, अंग्रेज़ी पढ़ोगे, आपकी अंग्रेजी पढ़ने की ताकत इंप्रूव होगी, समझने की ताकत, फेमिलियरिटी आएगी, और कॉन्सेप्ट्स को बार बार देखने से आपकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। और हमें एग्जाम में इंटीग्रेटेड वे में भी कॉन्सेप्ट टेस्ट होते हैं, 1, 2, 3 कॉन्सेप्ट मिल के बाद का एक सवाल में आ रहे हैं। तो अगर आपकी इंडिविजुअल टॉपिक्स पे अच्छी ग्रिप नहीं है, बेस आपने अच्छी नहीं बनाई हुई, तो इंटीग्रेटेड सिनेरियोज जब आते हैं तो वहाँ पे आपको ट्रबल होती है उनको समझने में। तो इन सब चीज़ों को हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग हासिल करें कॉन्सेप्ट की। और यही मेरे लेक्चर का अंदाज भी होता है कि हम इसमें बेतहाशा बेसिक इलस्ट्रेशन से बिल्ड कर रहे होते हैं। बार बार मैं आपको स्टोरी, कहानी, बैकग्राउंड क्यों दे रहा हूँ, क्या कि आपके जहन में सिनेरियो बैठता जाए कि हम किस सिचुएशन को डील कर रहे हैं। अगर अपने आप को आप सिचुएशन में डाल के सोचने की आदत डालोगे तो आपको सिनेरियोज, प्रॉब्लम समझ आने शुरू हो जाएंगे। अगर अपने आप को सिचुएशन से बाहर रखोगे और एक एज बुकिश वे में स्टूडेंट के तौर पे देखने की कोशिश करोगे तो आपको एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है। मैं इसलिए बार बार आपको बैकग्राउंड दे रहा होता हूँ, बार बार स्टोरी बता रहा होता हूँ, सिचुएशन बता रहा होता हूँ, क्या सिचुएशन है, क्या मसला हम सामना कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या हल उनका निकालने हैं। मकसद सिर्फ यह है कि आपके जहन में एक पिक्चर बनती जाए सिचुएशन की प्रैक्टिकल। और किताब पढ़ने से भी यही चीज़ें आपकी स्ट्रांग होती हैं, स्ट्रेंथन होती हैं। ठीक है जी, आज के इतना ही। साइमल्टेनियस इक्वेशन पे हमें टाइम लगना है, तो इंशाअल्लाह हम कल शुरू करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।